गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी विद अनु रानी। और आज हम करने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर से, यानी कि हम पार्लियामेंट को या फिर यूनियन लेजिस्लेचर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसी से रेलिवेंट क्योंकि ये और काफ़ी मिलता जुलता है तो साथ में पढ़ा रही हूँ। हो सकता है कि आपकी किताबों में ऐसे साथ में ना दिया हो, खासकर लक्ष्मीकांत में तो साथ में हमें नहीं मिलता है। पहले हम पार्लियामेंट को देखते हैं, उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव को देखते हैं एंड देन फिर स्टेट लेजिस्लेचर कहीं पे आता है। बट गुड थिंग इज़ ये है कि हमने ऑलरेडी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उसको कवर कर लिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि हमारा आता है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। देखिए जब अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेकिन उससे पहले सवाल वही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है वो एक फेडरल स्टेट है, और फेडरल स्टेट होने के साथ साथ में इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पर होल्ड करता है ना। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो फेडरल का क्या मतलब है? फेडरल में आप लोगों को बहुत बार समझा चुकी हूँ कि हमारी जो पॉलिटी है, यानी कि कहीं ना कहीं राज करने का तरीका है, वो ड्यूअल है। वो यूनियन लेवल पर भी होता है, साथ ही में स्टेट लेवल पे भी होता है। और दोनों ही लेवल पे हमने क्या किया हुआ है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से पार्ट 6 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 168 to 212 इज सेइंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, पावर एंड सो ऑन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इससे रेलिवेंट फिर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी पढ़ लेंगे। आर्टिकल देखिए ज़्यादा नहीं आते हैं, खासकर यूपीएससी के एग्ज़ाम में, पीसीएस वगैरह में इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी, पर यूपीएससी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन स्टिल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें फिर भी याद होने चाहिए। और वो कैसे याद होंगे? रिपीटेटिव जब हम रिविजन करेंगे उसी से याद होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो 168 ही है, जो शुरुआत ही करता है स्टेट लेजिस्लेचर की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है कि कैसे कोई भी जो स्टेट्स हैं उनको बनाया जाएगा, उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो 168 जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है वो कर रहा है कि कैसे उनका निर्माण होगा, तो कॉन्स्टिट्यूट करना। नाउ आर्टिकल 169 के बारे में बात करें तो ये कहता है कि अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। हमें पता है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बाई कैमरल हैं, और बाई कैमरल है तो क्या मतलब है? उसमें अपर हाउस भी होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी जिसे हिंदी में विधान परिषद बोला जाता है, सॉरी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी जिसको विधान परिषद बोला जाता है। देन उनके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी जिसको लोअर हाउस या फिर विधानसभा बोला जाता है। ऐसे कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? 6 स्टेट्स हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, ये सब आते हैं। अब आपका सवाल होना चाहिए कि क्या मैम हमें याद रखना है? हाँ, आपको 6 स्टेट को यहाँ पर याद करना ही होगा। हमारे पास में ऐसे 3 यूटी भी हैं जो इंडिया में क्या है, जिनके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमें दिखाई देता है, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली हमें दिखाई देती है, क्योंकि यूटीज़ में लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं वही ज़्यादा काम करते हैं ना। तो वो कौन कौन सी है? उसमें हम पौंडीचेरी को देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर को देखेंगे, और यहाँ पर दिल्ली को देखेंगे। राइट, दिल्ली के अभी इलेक्शन हुए हैं, सीएम वगैरह बन रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना ही रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 170 को देखते हैं। आर्टिकल जो 170 है वो बताता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के बारे में। 171 बताता है अगेन कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो पहले असेंबलीज़ की बात हो रही है, फिर काउंसिल आ रही है, फिर असेंबली आ रही है, फिर काउंसिल आ रही है। फिर 172 बताएगा ड्यूरेशन क्या होगा स्टेट लेजिस्लेचर्स का। 173 बताता है क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, और इम्पोर्टेंट अगर हम और देखें स्टेट के जो ऑफिसर से रिलेटेड है, जैसे कि 178 आर्टिकल जो है वो यहाँ पर बताता है कि एक स्पीकर होंगे और एक डिप्यूटी स्पीकर होंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली ज़्यादातर हमारी स्टेट में देखने को मिलती है, तो स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर इज़ देयर। नाउ इसके अलावा अगर यहाँ पर बाई कैमरल है और अपर हाउस भी है, तो इनमें चेयरमैन भी होंगे और इनके डिप्यूटी चेयरमैन भी होंगे। वो कौन बताएगा? दैट इज़ 182, आर्टिकल नंबर 182। अब डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर यहाँ पर आर्टिकल 190 है जो कि वैकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है, और 191 है जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है।
इसके अलावा फिर हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को पढ़ेंगे, जिसमें हम आर्टिकल 196 से लेकर यहाँ पर 201 जो है उस तक, अनुच्छेद 201 तक पढ़ेंगे। और इसमें हमें प्रोविज़न क्या है, बिल्स को कैसे पास किया जाता है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर जब बिल्स को यहाँ पर भेजा जाता है मनी बिल के अलग। तो हमने कुछ कुछ विभिन्नताएं भी हमें आज समझनी है और कुछ कुछ जो सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पर पार्लियामेंट के प्रोसीजर के साथ में, वो भी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी मनी बिल होता है। तो देखिए 2024 का जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना, उसमें एक आर्टिकल दिया गया था, बोला गया था कि आर्टिकल 109 इज़ रिलेटेड टू मनी बिल। अब क्योंकि हमने मोस्टली आर्टिकल 110 को ही पढ़ा था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो इसमें फंस गए और उन्होंने 109 को गलत कर दिया। इसीलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको पढ़ना ही है। अब यहाँ पर क्योंकि स्टेट में भी मनी बिल है, तो हो सकता है कि आगे वो कभी सवाल दे कि आर्टिकल 110 एज वेल एज 199, ये दोनों ही ऐसे आर्टिकल हैं जो मनी बिल से रिलेटेड हैं ना। हो सकता है कि ये फर्स्ट इंस्टेंस में हमें गलत लगे, देखने में गलत लगे, बट इन एक्चुअलिटी दिस इज राइट। हाउ, देखो 110 जो है वो यूनियन में डेफिनेशन बताता है कि क्या क्या यहाँ पर मनी बिल का मतलब होगा। जब हम बात करते हैं 199 की, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा उसकी क्या डेफिनेशन है उसको बताता है। एंड आर्टिकल 200 इज सेइंग अबाउट द एसेंट टू द बिल्स एंड 201 इज सेइंग कि बिल्स को यहाँ पर कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जा सकता है। फॉर हुम, फॉर द प्रेसिडेंट, बाय हुम, बाय गवर्नर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिनका हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। अगेन क्योंकि हमने देखा था कि आर्टिकल 112 जो है वो हमारा बजट होता है सेंटर में, उसी तरीके से यहाँ पर भी बजट होगा जो कि होगा आर्टिकल नंबर 202। अब ये काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, 89 को प्लस करते रहना है। पार्लियामेंट के जो भी आर्टिकल आपने एक तरफ के याद कर लो और उसके बाद वाले सेम टू सेम होते जाएंगे, राइट। जैसे कि आर्टिकल 110 में आप अगर 89 को प्लस करेंगे तो फिर आप वो मिल जाएगा आपको कि कैसे 199 आएगा। तो ऐसे ही बार बार आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। तो ये सिर्फ पार्लियामेंट और ये जो 89 वाला रूल है ये सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर ही लगता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसको देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है स्टेट लेजिस्लेचर की। स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो एक हमारे हेड होते हैं जिनको गवर्नर बोला जाता है। दूसरा यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में हम क्या देखेंगे, यूनिकैमरल या बाईकैमरलिज्म को देख पाएंगे। यूनिकैमरल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें समझ में आ गया कि 6 स्टेट को छोड़ के बाकी जितनी भी स्टेट है सारी की सारी हैं। और यूटीज़ की जब हम बात करते हैं तो 3 यूटीज़ को छोड़ के जिनके पास में खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, सारी की सारी यूटीज़ के पास में प्रेसिडेंट जो है वो उनको हैंडल करती है विद द हेल्प ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, दिल्ली में गवर्नर होता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ये आपको मुझे बताना होगा क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह भी हुए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सा सवाल है, रैंडमली टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी पूछा जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सर्च कीजिए, बताइएगा, न्यूज़ में काफ़ी रहा है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ सेकंड चैम्बर्स इन द स्टेट। तो ये कैसे होता है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ खास सा रूल नहीं है इसमें, राइट। तो देखिए जब हम बात करते हैं ना, थोड़ा सा हिस्ट्री को भी एक बार देख लेते हैं कि ये जो सेकंड चैम्बर है या जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी है वो आई कहाँ से। ये प्रोजेक्ट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में ये जो डाला गया था ना, वो मॉन्टेगू चेल्स फॉर्म रिफॉर्म जब हो रहे थे उसमें किया गया था। तो 1999 के आसपास हम इसको देख पाएंगे कि ये आया था। और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1935 आता है ना, तो वो इसको और पक्की मोहर यहाँ पर दे देता है कि हाँ प्रोविंसेस के अंदर भी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी और वो अपने अकॉर्डिंगली अपने जो काम है वो कर पाएंगे। आफ्टर दैट 1947 में तो हमने फिर इसको फेडरल कैरेक्टर दे ही दिया था। तो हमें ये जो फेडरल कैरेक्टर दिखाई देता है वो एक्चुअली में 1935 में ज़्यादा देखने को मिलेगा। नाउ अब हम देखते हैं कि इनकी क्रिएशन और अबॉलिशन कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल नंबर 169. Article number 169 is saying that state legislative assembly can pass a resolution with special majority. क्या याद रखना है ज़्यादा, यहाँ पर याद रखना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही कर पाएंगी। एंड कैसे कर पाएंगी,
यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ करेंगी, यानी कि पास करेंगी एक रेजोल्यूशन को, फिर उस रेजोल्यूशन को ये क्या करेंगी, यहाँ पर पार्लियामेंट के पास में भेजेंगी। और मेजॉरिटी, अभी तो ये सिर्फ रेजोल्यूशन है, अभी तो उन्होंने कहा है कि हम एक क्या बनाना चाहते हैं अपने अंदर में, एक चैम्बर बनाना चाहते हैं, सेकेंड चैम्बर, दैट विल बी नोन एज विधान परिषद या फिर अपर हाउस। तो इसके लिए पहले तो इनको ये बोलना पड़ेगा, और उसको बोलने के लिए इनको इसको पास करना पड़ेगा। पास कैसे होगा, ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द असेंबली, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं, हरियाणा हैज़ 90 मेंबर्स, तो टोटल स्ट्रेंथ में से, यहाँ पे वोटिंग की बात नहीं हो रही है, टोटल स्ट्रेंथ में से तो 46 मेंबर जो है उनको सबसे पहले इसको पास करना पड़ेगा। उसके अलावा जितने मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और उसमें से भी 2/3 मेंबर जो है वो क्या करेंगे, वो इसको पास करेंगे। तो 50+1 तो होना ही चाहिए, साथ में जितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे उनमें से भी 2/3 यहाँ पर होने चाहिए इसके फेवर में, तभी ये पहुंचेगा। तो ये क्या बन जा रहा है, ये स्पेशल मेजॉरिटी बन जा रहा है। स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ पे पाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 368। दो स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहा है, पहली हमने पढ़ दिया, दूसरी क्या होती है कि साथ ही में जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं उनका भी रेटिफिकेशन चाहिएगा। वो कुछ कुछ बहुत कम जगह पे यूज़ होती है, बट दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन द आर्टिकल नंबर 368 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जब हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करेंगे तो वो कहाँ पर हमें मिलती है, वो हमें मिलती है आर्टिकल नंबर 100 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो बार बार मैं रिपीट करूंगी, बार बार आप याद रखेंगे तो याद होते जाएंगे। Anyway, moving forward, this process does not involve amendment of the constitution। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट कि ये जो प्रोसेस है ना, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, बल्कि यूजुअली ऐसे ही बन जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है अमेंडमेंट, देखो अब इसमें अमेंडमेंट क्या करना है, कहाँ पर आप लिखेंगे कि ये ऐसी स्टेट है जिनमें काउंसिल्स है, और लिखेंगे भी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नई स्टेट बना दी, कुछ बना दिया, तो वो भी आर्टिकल नंबर 2 और 3 में ही कर पाएंगे। एंड आर्टिकल नंबर 2 और 3 ऐसा है जो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है, और वो होगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। सो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको कोई काउंसिल बना देनी है, वो एज अ अमेंडमेंट, एज अ संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो नहीं माना जाएगा। पार्लियामेंट कैन अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएट इट बाय सिंपल मेजॉरिटी इफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो अगर मान लो हरियाणा की हमने बात की थी, अगर उन्होंने इसको पास कर दिया है, देन पार्लियामेंट को सिंपल मेजॉरिटी से ही इसको पास करना है। अगेन मैं क्या बोल रही थी, अगर होगा भी तो 2 और 3 जो आर्टिकल उसको सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है, तो पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के साथ में इसको बनाया जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि 2 हाउसेज भी है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर 2 हाउसेज देखने को मिलते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है कि 500 से ज़्यादा मेंबर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होंगे। दूसरी चीज़, मिनिमम 60 हो सकते हैं। तो मिनिमम की भी और मैक्सिमम की भी स्ट्रेंथ कौन बताता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बता रहा है। इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस भी है, जैसे कि जो छोटी स्टेट्स हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, इनमें 30 मेंबर्स जो है वो मिनिमम हो सकते हैं। फिर मिजोरम की बात करें तो उसमें 40 मेंबर मिनिमम हो सकते हैं, और नागालैंड में 46 मेंबर मिनिमम्स हो सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट कुछ खास करके ये जो है ना, ये इसको रट लेना है, याद कर लेना है। इलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सभी वोट कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रेस। हाँ, सिटीजनशिप वुड बी मैटर, वो तो करेगा ही कि आप सिटीजन है या नहीं है इंडिया के, अदरवाइज कोई मायने नहीं रखता है कि आप कौन है, एक्सेप्ट आपको जस्ट अडल्ट होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। तो ये इस तरीके का हमारा पैटर्न है। अब अगर हम काउंसिल की बात करें तो देखिए, इसमें बोला गया है, एक रूल होता है कि 1/3 से ज़्यादा जो मेंबर हैं वो नहीं हो सकते। जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर हैं उसका 1/3 कम से कम मेंबर होना चाहिए, और उससे ज़्यादा नहीं होंगे। कम तो कितने भी हो जाए, कम तो हमने देखा ना 40 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मिनिमम 40 हमें याद है, राइट। काउंसिल के अंदर मेंबर जो हैं वो 40 होंगे मिनिमम, और लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर हम सारी स्टेट्स को, खासकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, इनको
छोड़ दे, देखिए 5 स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट से आती है, और सॉरी 4 स्टेट, सिक्किम भी हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में काउंट करना चाहें तो कर ही सकते हैं। और उसके अलावा गोवा एक ऐसे स्टेट है जो कि हम देख पाएंगे वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री से है, जिसमें 40 की यहाँ पर सीट रखी गई है। काउंसिल में मिनिमम स्ट्रेंथ इज 40, मैक्सिमम इज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, एक्चुअल जितनी होगी वो पार्लियामेंट बताएगी, लेकिन इतना होना चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट क्यों बताएगी? क्योंकि पार्लियामेंट ही तो काउंसिल बना रही है ना उस स्टेट की। स्टेट ने तो बोला है कि हमारी काउंसिल हमें बना के दे दो, रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल मेजोरिटी के साथ भेज दिया। अब सारा प्रोसेस कब बनेगी, किस दिन से चालू होगी, कब इलेक्शन होगा, कैसे इलेक्शन होगा, वो सब का सब किसका काम है? पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट को कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी, याद रखना है। नाउ 1/3 बाय मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज़, कहाँ से आएंगे? अब 1/3 जो मेंबर होंगे उनका इलेक्शन किया जाएगा लोकल बॉडीज़ के थ्रू, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा ये सब पार्ट करेंगे। फिर 1/3 ऐसे होंगे जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से ही आएंगे, तो उन्हीं को भेज दिया जाएगा, जैसे कि लोकसभा से हम देखते हैं। 1/12 की बात करें तो ये कौन होंगे? ऐसे ग्रेजुएट जो कि 3 साल से यहाँ पर उसी स्टेट में रिसाइड कर रहे हैं, वो उनका चुनाव करके भेजेंगे। 1/12 होंगे बाय द टीचर्स ऑफ 3 ईयर्स स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल, तो वो भी इनको करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1/6 याद रखना है, ना 1/5 है, ना ही 1/4 है, या ना ही 2/5 है, याद रखना है 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर कौन करेगा? गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, उनका इलेक्शन नहीं होगा बल्कि गवर्नर के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाएगा। सो 1/3 वाला आपको ये याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा मेंबर्स हो रहे हैं जो कि लोकल बॉडीज़ कर रही है, देन 1/3 जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज कर रही है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो कितना हो गया? 2/3 हो गया है, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 1/12 एंड 1/12 को देख पाएंगे, और इस तरीके से अगर हम उसको 6 भाग में बांटते हैं तो यहाँ पर 1 जो है 5 भाग ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, 5, 6, और यहाँ पर एक ही भाग बचता है जो कि गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी नॉमिनेशन नहीं होता है, पहले होता था 2 एंग्लो इंडियंस जो होते थे उनको करना होता था, बट नाउ ये खत्म हो गया है विद द हेल्प ऑफ 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नॉर्मल टर्म यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की 5 साल होती है, सेम गोज विद लाइक द लोकसभा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो एक कंटिन्यूइंग चेंबर है, जैसे राज्यसभा है सेंटर में, दस डज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, सेम टू सेम राज्यसभा की तरह ही है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मेंबरशिप की बात कर रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबरशिप कैसे दी जाती है, तो क्वालिफिकेशन क्या होगी उसकी। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, दूसरा पार्लियामेंट ने क्या क्या क्वालिफिकेशन बनाई है अंडर द रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन 2-3 चीज़ें बताता है। देखो, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो एज डिसाइड कर रहा है, वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की भी यहाँ पर एज बता रहा है कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, मोर देन 25 ईयर होना चाहिए, और मोर देन 30 ईयर होना चाहिए लोकसभा के लिए। तो ये सेम हमें देखने को मिलता है लोकसभा और राज्यसभा के केस में भी, सेम टू सेम। अब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का केस में हमें 35 ईयर्स दिखाई देती है, ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, तो ये याद रखना कि ये भी कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। ना अब कुछ और शर्तें हैं जो कि पार्लियामेंट ने बनाई, जिसमें मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कंसर्न्ड स्टेट, कंसर्न स्टेट का ही इलेक्टर यानी कि वोट दे रहा हो उस स्टेट में वो होना चाहिए। टू कॉन्टेस्ट ए सीट रिजर्व फॉर SC एंड ST द पर्सन मस्ट बी एन SC और ST रिस्पेक्टिवली, तो ये भी किसने बोला है? RPA ने बोला है। अब कॉन्स्टिट्यूशन 4 बोल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर RPA कितनी दे रहा है कंडीशन, हम पढ़ते जाएंगे कि RPA जो है वो एक्चुअली में 3 कंडीशन बोलता है। तीसरी क्या है? फॉर गवर्नर्स नॉमिनेशन मस्ट बी ए रेजिडेंस इन द कंसर्न स्टेट, तो अब ये नॉमिनेशन खत्म ही हो गया, लेकिन जब पहले गवर्नर नॉमिनेट करते थे इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो वहाँ पर भी लागू होता था, और ये भी कहाँ पर होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। चलिए मेंबरशिप की बात कर लेते हैं। तो मेंबरशिप की जब हम बात करते हैं तो समझ पाते हैं कि सबसे पहले तो अंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
कोई होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक्चुअली में डिस्क्वालिफिकेशन की बात करा कि जो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर के, उनको अगर डिस्क्वालीफाई करना हो, उनको अगर अघोषित यहाँ पर बनाना हो कि नहीं आप डिज़र्व नहीं करते इस पोस्ट पे आना, तो तब क्या क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें दी गई हैं कि अगर आपने ये नहीं की है तो आपका जो इलेक्शन है वो अमान्य हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चीज़ें हैं किस चीज़ के लिए आप कैसे मेंबर बन सकते हैं, 3 चीज़ें हैं कि आपको कैसे मेंबरशिप से हटाया जा सकता है। पहला कि आपने कोई होल्ड किया है ऑफिस जो कि प्रॉफिट का था। इफ ही और शी whoever the member holds any office of the profit under the union or state government, if he or she is unsound mind, तो यानी कि वो अपने पूरे होशावास में नहीं है या कहीं ना कहीं उसको जो दिमाग है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है और माना नहीं जाएगा। ये हमने पार्लियामेंट में भी देखा था कि ऐसा नहीं आपने बोला कि नहीं नहीं ये इंसान तो थोड़ा सा पागल लग रहा है या वट एवर अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा, नहीं, इसके ऊपर जांच होगी। ये कोर्ट के द्वारा घोषित किया जाना चाहिए, तभी ये मान्य होगा कि येस दिस पर्सन इज नाउ ऑफ ए पर्सन ऑफ ए अनसाउंड माइंड एंड हैंस ही और शी शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही शुड नॉट बी एमएलए, ये याद रखना है। देन तीसरा हम देखेंगे जो कि है वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री। तो वही है क्योंकि हमने देखा था ना कि पहली कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ पर शर्त है वो है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया ही नहीं रहता है तो वो एमएलए या फिर एमएलसी कैसे रहेगा। सो वही बात है। नाउ अब यहाँ पर तीसरी और चीज़ आ जाती है डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या है, 10th शेड्यूल में हमें पता है एंटी डिफेक्शन के ऊपर लॉ लाया गया है। तो वो 52nd अमेंडमेंट में जो लाया गया था उससे देखते हैं। इसी में ये बताता है कि देखिए अब पार्लियामेंट के जो सिमिलर हैं आरपीआई के अंदर वो भी आते हैं, तो सिमिलर है बिल्कुल जो पार्लियामेंट में हमने पढ़े थे कि वही मतलब कि कुछ इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए या फिर उसका घोटाला नहीं हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, 2 साल से ज़्यादा की जेल नहीं होनी चाहिए, तो वो सब आप रिवाइज कर लीजिएगा। 10th शेड्यूल में देखते हैं तो क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कौन करेगा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो चेयरमैन डिसाइड करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली है तो स्पीकर करेंगे, राइट। और ये भी सेम टू सेम है जैसा कि हमने देखा था किसके अंडर, पार्लियामेंट के अंदर। तो सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पर हो सकता है, येस रिव्यू हो सकता है 2/3 से ज़्यादा। अगर पूरे पार्टी के मेंबर ही छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, एंड हेंस तब आपको जो है नहीं निकाला जाएगा या फिर आपके इलेक्शन को अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। नाउ वैकेंट कैसे हो सकती हैं सीट, तो उसके लिए भी कुछ रीजंस है, जैसे कि डबल मेंबरशिप हो गया है, यानी कि कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज एट द सेम टाइम। अगर दोनों हाउसेज का मेंबर बन भी गया है तो जो भी पहले हाउस में सीट थी वो एक हाउस की सीट उसको वैकेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है जो हमने पहले पढ़ा, तो वो अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो उनकी सीट खाली हो जाएगी। रेजिग्नेशन हो सकता है। रेजिग्नेशन क्या होगा, अगर लोग लेजिस्लेटिव असेंबली से है तो वो किसको देंगे, स्पीकर को देंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल से है तो चेयरमैन को देंगे। देन अब्सेंस कैन बी देयर लाइन, यानी इफ अब्सेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिनों तक अगर वो अब्सेंट रह जाते हैं, एंड दैट टू विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर, ठीक है, 60 दिनों तक है और बिना परमिशन के रह रहे हैं, देन उनको अब्सेंट मान के यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा कि हाँ उन्होंने गलत किया है, ठीक है, तो विदाउट परमिशन, तो फिर उनकी सीट वैकेंट हो जाएगी, ये याद रखना है। और इन 60 डेज़ में उन डेज़ को काउंट नहीं किया जाता है जिन पे सेशन लग ही नहीं रहा या छुट्टी है 4 दिन से ज़्यादा की। अदर केसेस देखेंगे तो इफ़ इज़ इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने ही उसको अमान्य घोषित कर दिया है। इफ़ ही इज़ एक्सपिल्ड बाय द हाउस, हाउस ने ही उसको बाहर निकाल दिया है। इफ़ ही इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट, तो भी उनका वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर वो कहीं पर चले जाते हैं खुद ब खुद ही, तो वो भी, क्योंकि वो कहाँ पर आ जाता है, जो प्रॉफिट वाला हमने देखा था डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, तो वो वहाँ से हट जाएंगे। नाउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लेते हैं। तो अगेन इसमें हमें देखना है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर वो कौन कौन होंगे। तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होंगे। इलेक्शन कौन करवाएगा, अमंग्स द मेंबर, जितने जो सिलेक्टेड मेंबर हैं उन्हीं में से इलेक्शन होगा। डेप्यूटी स्पीकर भी उन्हीं में से चुने जाएंगे। पहले स्पीकर का चुनाव होगा, देन स्पीकर जो है वो इनके लिए एक डेट फिक्स करेंगे इनके चुनाव के लिए, फिर वो फिक्स होगी एंड आफ्टर दैट इन्हीं के सामने ये ऑथ वगैरह करवाएंगे। अब ये कहते हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली, कब तक रहेंगे, जब तक असेंबली की लाइफ है। सेम गोज विद द डेप्यूटी स्पीकर, वो भी जब तक ही रहेंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली में ही केवल और केवल ये रहेंगे। अगर वैकेशन की बात करें तो अगर वो मेंबर ही नहीं रहते हैं तो फिर
स्पीकर भी नहीं रहेंगे, रिज़ाइन कर दिया तो स्पीकर नहीं रहेंगे, उनको हटा दिया गया है। मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर, अब यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है, 2/3 की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि जितने भी मेंबर हैं, मान लीजिए 90 हैं, उनमें से अगर 46 मेंबर कह रहे हैं कि इनको हटाना है तो वो हटाए जा सकते हैं। ये CDS में एक बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। majority of all the 10 member. Now if ceases to be a member, resign writing to speaker, ये स्पीकर को रिज़ाइन करेंगी और ये स्पीकर जो है डिप्यूटी स्पीकर को रिज़ाइन करेंगे। सेम गोज विद द पार्लियामेंट, ऐसा ही पार्लियामेंट में भी हमने देखा था, लोकसभा में भी। इफ़ रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर, हेंस अगेन वही बात हो रही है। डिप्यूटी स्पीकर जो है वो ड्यूटी कब निभाएंगे स्पीकर की, जब अगर ऑफिस वैकेंट हो जाता है तभी भी वो एज अ हेड स्पीकर की तरह काम करेंगे। बट यहाँ पर आपको एज सून एज पॉसिबल या एज सून एज मे बी इलेक्शन जो है वो दोबारा करवाने पड़ेंगे। वो पूरी टर्म के लिए डेप्यूटी स्पीकर उसको होल्ड करके नहीं रखेंगे कि बची हुई जितनी टर्म उसमें हम रह जाते हैं। अब्सेंट है किसी कारण से, हेल्थ वगैरह की वजह से, तो भी स्पीकर उनको संभालेंगे। अब हम काउंसिल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर असेंबली गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर काउंसिल आना चाहिए। पॉइंट इस काउंसिल में चेयरमैन होंगे और डेप्यूटी चेयरमैन होंगे। अब अमंग 6 मेंबर होंगे, इलेक्शन इनका भी अमंग 6 मेंबर होता है। और ये वैकेट कब करेंगे, क्योंकि इनका ख़त्म ही नहीं होता है तो कोई टर्म ही नहीं है, राइट। 2-2 साल 3-3 साल तो बार इलेक्शन लड़ सकते हैं। कोई ये भी नहीं है कि आप एक ही बार लड़ेंगे या 2 ही बार लड़ सकते हैं। लाइक USA, नो इट इज़ नॉट देयर, आप जितनी बार चाहें वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इफ़ सीजेस टू बी ए काउंसिल, अगर ये काउंसिल ही ख़त्म हो जाती है, मेंबर ही ख़त्म हो जाते हैं वहाँ के, तो ऑब्वियसली ख़त्म, रिज़ाइन कर देते हैं डेप्यूटी चेयरमैन को। और यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन रिज़ाइन कर देते हैं चेयरमैन को, वही राज्यसभा वाला सिस्टम। इफ़ रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अगेन ऑल देन मेंबर, मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर, ये याद रखना है। नोट द पावर ऑफ चेयरमैन आर सिमिलर टू दोज ऑफ पावर ऑफ स्पीकर एक्सेप्ट व्हेन स्पीकर डिसाइड्स अबाउट मनी बिल। लगभग सेम है, बस मनी बिल को सर्टिफिकेट कौन देता है, स्पीकर देता है। सेम इन द स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज इन द लोकसभा ऑल्सो, या फिर पार्लियामेंट ऑल्सो। अगेन वही चीज़ है, डेप्यूटी स्पीकर कब बैठेंगे, जब वैकेंट होगा ऑफिस या फिर एब्सेंट होंगे वो। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमें पता है 5 साल की होती है, राइट। और जो आगे हम देख रहे हैं कि एक्सेप्ट 5 साल की कब नहीं होगी। मान लो गवर्नर ने इसको डिसॉल्व कर दिया, गवर्नर कब डिसॉल्व करेंगे, जब उनको लगेगा कि जो गवर्नर है, गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि CM जो होंगे वो एक्चुअली में उनके पास में मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। या फिर इमरजेंसी लग सकती है और प्रेसिडेंट को लगता है कि अब ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल के समय पर वो चाहते हैं इनको डिसॉल्व हो जाए, अगेन डिसॉल्व हो सकता है। इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगेन द टर्म ऑफ 5 ईयर कैन बी एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर इमरजेंसी लगी हुई है। और इमरजेंसी किसी भी एक भाग पे भी लग सकती है, पूरी की पूरी कंट्री पे भी लग सकती है, तो वो चीज़ है, राइट। 1 साल के लिए एक ही बार आप बढ़ा पाएंगे और 6 महीने में हर बार आपको जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी की उसको पास करता रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो ख़त्म हो जाएगी। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ख़त्म ही नहीं होती है। 1/3 जो इसके मेंबर हैं वो हर साल रिटायर हो जाते हैं, ऐसा परमानेंट बॉडी ये काम करती है। अब हम चलते हैं हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ। ये क्या आ गया, सेशंस की बात हो रही है। तो सेशंस जो है स्टेट लेजिस्लेशन में वो यूनियन पार्लियामेंट की तरह ही होते हैं, 3 होते हैं, बजट, फिर मानसून एंड देन विंटर। नाउ लेजिस्लेटिव की प्रोसीजर क्या है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में, तो सेशंस हमने देख ही लिया था, राइट, 3 होते हैं। अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ब्रॉडली सिमिलर ही होता है पार्लियामेंट में, एक्सेप्ट कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस को छोड़ के। इसमें हम यहाँ पर समनिंग वगैरह की बुलाया गया है कि सबसे पहले इसको समन कौन करेगा, तो गवर्नर यहाँ पर समन कर सकते हैं। उसके बाद में एडजॉर्नमेंट जो है वो कौन करते हैं, स्पीकर करेंगे, राइट। एडजॉर्नमेंट साइन डाई जो है स्पीकर करते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन CM के द्वारा गवर्नर को बताई जाती है एंड गवर्नर जो है फिर वो इसको प्रोरोग करेंगे, ठीक है। और डिसोल्यूशन तो आप लोगों को पता ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो ऑलरेडी हम पार्लियामेंट में पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। अगर आपने पार्लियामेंट वाला
लेक्चर जो इससे पहले का ही है वो नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लो। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो कॉरम हमें वही पता है 1/10 होना चाहिए जितने मेंबर हैं एटलीस्ट, नहीं तो कोई भी सीटिंग नहीं होगी। लैंग्वेज जो है स्टेट लेजिस्लेचर में वो कौन सी यूज़ होगी तो ये भी डिपेंड करता है, बताया गया है हिंदी होगी या कोई सी भी अदर लैंग्वेज का अगर स्पीकर या चेयरमैन परमिशन देते हैं तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मदर टंग का भी। ना ये राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल हमें प्रिविलेजेस का भी पता है, वो एडवोकेट जनरल जो है वो किसी भी मीटिंग में जो भी हो सकती है हाउसेस की बैठ सकते हैं, बस वो वोट नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है। वोटिंग इन हाउस हमें पता ही है, बैलेट के ऊपर वो देखने को मिलती है। चलिए अब एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा एस्पेक्ट आ गया है जो कि है डिफरेंस विद रिगार्ड टू मनी बिल। अब देखो जब हम पार्लियामेंट की बात करती हैं तो जब मनी बिल पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास में दिया जाता है। प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑप्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं, या तो वो अपनी परमिशन दे दे या फिर वो उसको रिजेक्ट कर दे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, बट ही कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन, यानी कि 2 ही ऑप्शन है, ये तो है ही नहीं यूजुअली जो ऑर्डिनरी बिल में होता है, सो ये नहीं कर सकते हम। लेकिन जब गवर्नर की बात आती है तो इनके पास में एक्चुअली में 3 ऑप्शन है, कहने को तो 4 हैं बट 3 क्या है कि ये रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो हम 3 इसलिए गिन रहे हैं। तो एसेंट दे दे, मना कर दे, या फिर ये रिटर्न तो ये भी नहीं कर सकते हैं लेकिन ये प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व कर सकते हैं। तो कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, प्रेसिडेंट भी उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर अपना एसेंट दे सकते हैं। यूजुअली प्रेसिडेंट के पास क्या होता था कि इनकी मर्जी थी, ये रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को, और फिर से स्टेट लेजिस्लेचर अब गवर्नर को बीच में से हटा देगी और डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास में ही उसको दोबारा भेजेगी, तो फिर से उनके पास मर्जी होती थी पास करे ना पास करे, राइट। बट इन द केस ऑफ लोकसभा या राज्यसभा पार्लियामेंट में जब होती है तो उनको पास करना ही पड़ता था, फिर वो उसको मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रिकन्सिडर भी हो गया है तो आप दोबारा रिटर्न करो, नहीं, फिर वो उसको मानना पड़ेगा, बाइंडिंग हो गया। पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बाइंडिंग नहीं था बट 42nd अमेंडमेंट के साथ में इसको बाइंडिंग कर दिया गया था, ये हमने समझा अभी यहाँ पर। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है बिल्स का जो मनी बिल से अलग है। जैसे कि पार्लियामेंट में क्या होता है, अगर डेडलॉक हो जाता है दोनों हाउसेज में कि दोनों हाउसेज के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर जो बिल भेजा गया था, मान लो राज्यसभा के पास में ऑर्डिनरी बिल था और उन्होंने उस पर एसेंट नहीं दिया है, तो कंडीशन आ गई है कि डेडलॉक हो गया। तो व्हेन 2 हाउसेज आफ्टर रिसीव्ड ए बिल पास्ड बाय द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट कर दे रहा है बिल को, डज नॉट पास द बिल विद इन 6 मंथ, प्रपोज अमेंडमेंट अनएक्सेप्टेबल टू द फर्स्ट हाउस, तो क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। डेडलॉक हो गया तब क्या होगा, जॉइंट सिटिंग यहाँ पर हो सकती है, राइट। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में अगर मान लो कर्नाटका का ही फिर से केस लो, तेलंगाना कर्नाटका, यहाँ पर हमें पता है इनमें क्या है, बाइकैमरलिज्म है, दोनों हाउस हैं तो डेडलॉक हो गया है। तो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो रिसीविंग द बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट कर देती है बिल को, प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मान रही है, या फिर यहाँ पर टाइम याद रखना है कि यहाँ पर 6 महीने के अंदर नहीं किया गया है इन द केस ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में 3 महीने का ये टाइम किया गया है कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर उसको पास नहीं करती है तो स्थिति आ जाती है डेडलॉक की, और तब जाकर यहाँ पर जॉइंट सिटिंग जो है वो हो सकती है। नाउ लेकिन मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सिटिंग केवल पार्लियामेंट में, इट इज़ नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेजिस्लेचर के अंदर में, स्टेट के अंदर ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली ये ओवरराइड कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेकंड टाइम में, अगर वो पास करके फिर से भेजेगी तो वही मतलब लोकसभा वाला केस है। लेकिन लोकसभा में क्या होता है, मान लो प्रेसिडेंट के पास आपने एक बिल भेजा, प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न कर लिया, आपने फिर से उसको रिकन्सिडरेशन के लिए दिया आपको कि आप इसको दोबारा सोचो, फिर से पास कर दिया दोनों हाउसेज ने, वो प्रेसिडेंट के पास गया तब उनको परमिशन देनी पड़ेगी। सेम यहीं पर है, यहाँ पर क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल को पास किया, भेजा काउंसिल के पास, उन्होंने बोला वापस से कि इस पे कुछ काम करो या अमेंडमेंट करो, 2 महीने का टाइम जा चुका है और नहीं भी गया है मान लो, तो इन्होंने क्या किया, दोबारा से उसको पास किया, और जब इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजा तो अब ये पास करे या पास ना करे ये मान लेंगे कि अब ये पास ही होगा। तो ये चीज़ है। नाउ लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड राज्यसभा बाय पासिंग द बिल फॉर सेकेंड टाइम या वाइस वर्सा, ये ऐसा हमें लोकसभा में नहीं दिखाई देता, और इसी वजह से लोकसभा को एज अ हम देखते हैं कि कैसे रिवाइजिंग बॉडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसलिंग को केवल और केवल एडवाइजरी बॉडी के नाम से जाना जाता है कि उसमें चेंज नहीं कर सकता, एक तरीके से बस सलाहकार है। द काउंसिल कैन डिले द पैसेज ऑफ ए बिल बाय मैक्सिमम 4 महीने कर सकता है, 3 महीने पहले टाइम में कि 3 महीने के अंदर उसने पास नहीं किया, और दूसरा 1 महीना सेकेंड टाइम के अंदर, अगर 1 महीने में नहीं किया तो वो बिल पास माना जाएगा। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं, तो देखो
गवर्नर से शुरुआत करते हैं यहाँ पर, राइट। तो गवर्नर में हम देखते हैं पावर क्या क्या है गवर्नर के पास में, वीटो की क्या क्या पावर है। सबसे पहले बिल इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नर, जब उनके पास भेजा जाता है सबसे पहले तो दोनों पैसेज जो हैं पास करते हैं दोनों हाउसेज उसको, फिर बिल के वो भेजेंगे गवर्नर के पास में। अब गवर्नर के पास में 4 स्टेप है, परमिशन दे दे या फिर हटा दे, मना कर दे। इन केस ऑफ ए बिल अदर देन मनी बिल, अगर मनी बिल नहीं है तो रिटर्न भी कर सकते हैं, मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता। और मनी बिल कैसे पास होता है, विद द सिंपल मेजोरिटी, राइट। चलो, मे रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये 4 हमने देखे थे। नाउ इन केस ऑफ ए स्टेट बिल रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ही कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप, क्या क्या ले सकते हैं। अगर मनी बिल है तो कैन गिव हिज एसेंट और विद होल्ड हिज एसेंट। अदर कोई बिल है तो कैन गिव हिज एसेंट और विद होल्ड हिज एसेंट। रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, प्रेसिडेंट भी वापस भेज सकते हैं, लेकिन मनी बिल को प्रेसिडेंट भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पर पार्लियामेंट से हो या चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर से। अब यहाँ पर आपको फंसाया जाएगा कि पार्लियामेंट का तो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, बट ही कैन रिटर्न द स्टेट लेजिस्लेचर मनी बिल, जो कि आर्टिकल नंबर 199 में हमें देखने को मिला, बट ही कैन नॉट डू दैट ऑल्सो। Now, the state legislative must reconsider the bill within the 6 months. If it is passed again with or without amendment, need to be presented again to president directly, and president is not bound to give his assent. ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो खैर इसी के साथ में हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर था वो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत जल्दी मैंने करवा दिया, बट रैपिड रिवीजन है, और जो जो हमें सिमिलरिटीज़ देखनी थी, थोड़े थोड़े जो डिफरेंस ज़्यादा थे, जो समझने ज़्यादा थे, जिनसे PYQs ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वही मैंने आप लोगों को अभी करवाया है। अभी एक बार कैबिनेट कमिटीज़ एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को भी हम देख ही लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैबिनेट कमिटीज़ से, या फिर रहने देते हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक बनेगा, तो इसके बाद PYQs भी करेंगे, इसको कल ही निपटाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज से हमारा लेजिस्लेचर का जो है वो तो ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम जस्ट कमिटीज़ को करेंगे और उसके बाद जुडिशरी पे जंप करेंगे, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को ख़त्म करते हुए विद इन 4 to 5 डेज़ ये जो पॉलिटी का कोर्स है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते रहिए।